Hello students, welcome back to my YouTube channel. So here I am with another video of the same series, that is national income. Today we are going to study the topic measurement of national income. So we have three methods to calculate national income. The first one is value-added method, other one is income method, and the last one is expenditure method. So in brief, the meaning of three methods are: the first one is value-added method. That means sum of value addition in the economy. The other one is income method. Income method explains sum of factor income earned in a domestic territory of a country. And the last one is expenditure method, that is sum of expenditure on the final goods and services. Today in this particular video, we are going to study only the income method. As if we study the whole three methods at once, so it is going to be a very long, very long video, because we do have theoretical as well as practical questions of a single method. So today we are going to study only the theoretical part of income method, and in the next video we will solve few questions related to the same income method. So don't forget to like, share and subscribe my channel, because we are going to do really good. Okay, so the method which we are going to study today is income method. So I've already explained you the meaning of income method in brief. The sum of all the factor income. First of all, what did I tell you? What did I just tell you? The sum of all factor income. Okay, what does it mean? Factor income, for which we are giving our services. Correct? अगर हम services दे रहे हैं, only then we are having our factor income. यानी कि अगर फ्री फंड में अपने को कुछ मिल रहा है, फ्री फंड दैट डजंट मीन कि हमें बट रहा है, मीन स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन होता है, दैट इज आर ट्रांसफर इनकम, नॉट द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम सिंपली मीन्स फॉर विच वी आर गिविंग आवर सर्विसेज. हम काम कर रहे हैं एंड अगेंस्ट दैट वी आर हैविंग आवर इनकम, वी आर गेटिंग आवर इनकम, दैट इज आवर फैक्टर इनकम. आई गेस वी आर ऑलरेडी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन आवर लास्ट वीडियो. ओके, सो इनकम मेथड अब अगेन एक बार लास्ट टाइम मैं रिपीट करूँ, द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, दैट इज आवर डोमेस्टिक इनकम. करेक्ट. अब डोमेस्टिक इनकम है, इसका मतलब इनकम मेथड से व्हाट डू वी गेट? वी गेट डोमेस्टिक इनकम. और डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे लिखते हैं? NDPFC. So what do we get out of income method? We get NDPFC. But that's not the point, na? We have to calculate national income, not the domestic income. Okay. I guess we have solved few questions in our last video, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था that how to get a certain value फ्रॉम द अदर वैल्यू ना, कि अगर मुझे GDPFC गिवन है तो वहाँ से मैं NNPFC कैसे निकालती हूँ, बिकॉज नेशनल इनकम को हम कैसे लिखते हैं? NNPFC, दैट्स हाउ वी राइट अ नेशनल इनकम. तो NDPFC से नेशनल इनकम निकालना तो इट इज़ लाइक ऐसे वाला काम है ना अपना. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इनकम मेथड के लिए. तो फैक्टर इनकम. अब फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है हमारे पास में? द इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ. इन्हीं को तो मिलने वाला जो पैसा होता है उसी को तो हम फैक्टर इनकम बोलते हैं हमारे पास में. हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं पहले. इफ यू हैवंट वॉच द वीडियोज येट, सो गो चेक दैट वीडियोज आउट फर्स्ट, ताकि हमारे यहाँ पर जो बेसिक से टर्म्स होते हैं आपको उनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, और अगर आपको ऑलरेडी पता है सारे के सारे टर्म्स तो ग्रेट. ठीक है, तो अब फैक्टर इनकम हमारे पास यही होता है. तो अभी हम वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ते हैं. और दूसरी बात, पहली ही बात कि फैक्टर इनकम में जो भी सारी चीजें आती है, देखो वही तो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना. अगर ध्यान से देखोगे सारी की सारी चीजें वही है जो इसके अंदर शामिल होती हैं. कैसे? वो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की. भाई अगर मैं लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यही लिखा था हमने, तो अगर मैं इस वाले को पकड़ती हूँ, सबसे पहले लेबर को उठाते हैं हम. अब लेबर को उठा के अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है. अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज को मिलने वाला कॉम्पेंसेशन मीन पैसा टू एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज को मिल रहा है वो सब इसी के अंदर तो आएगा ना. तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. द थिंग वी गेट इन कैश. ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनके काम करने के अगेंस्ट जो भी हमें पैसे मिल रहे हैं वही तो यहाँ पे है, वही तो यहाँ पे हम वेजेस तो लिखते हैं ना यहाँ पे इस चीज़ के लिए. बट और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे बात करते हैं. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज आवर मेन हेड. यहाँ हम उसको आगे सब डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, भाग उपभाग. ठीक है, अगला हमारे पास में है पेमेंट्स इन काइंड. If you know
तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन गिव अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू देयर एम्प्लॉयज, बेनिफिट्स जो उनको दिए जाते हैं। बेनिफिट्स कैसे दिए जाते हैं भाई, कोई लंच फैसिलिटी दे रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिए जाते हैं, एवरीथिंग गेट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि वो सब कैश में तो नहीं मिल रहा है ना। बट इफ आई हैव टू बुक अ कैब एवरी सिंगल डे टू रीच टू माई डेस्टिनेशन, माई ऑफिस, तो मुझे उसके पैसे किराया देना पड़ेगा उस चीज के लिए। बट इफ आई एम नॉट डूइंग इट, इफ आई एम नॉट पेइंग फॉर माई कैब, इफ आई एम नॉट पेइंग फॉर द बस का किराया, इफ आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट मीन्स वो मेरी कंपनी की तरफ से समहाउ मेरे लिए देखा जाए तो मेरे पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, तो बच ही तो रही है ना वो चीज़ मेरे पास भी, मेरा बेनिफिट साइड में ही तो आ रही है ना वो चीज़, तो वो हमारा कैश में नहीं है। दैट इज पेमेंट्स इन काइंड हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है, नेक्स्ट वी हैव, स्पेलिंग गलत होगी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स contribution to social security scheme। इसमें क्या आता है हमारे पास, इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पीएफ हुआ हमारा, पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड हुआ हमारा, ग्रेचुटी हुआ, यार आई गेस आई फॉरगॉट द स्पेलिंग ऑफ ग्रेचुटी, but if I'm not wrong, this is the correct spelling. So PF, provident fund, gratuity, that's the part of employers contribution to social security scheme। और एक और लास्ट टॉपिक है विच यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, वो हमारे पास होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, बोल लो, नहीं ऑन ही आएगा, टू बोल लो क्या होता है, पेंशन और रिटायरमेंट। अभी यू माइट गेट कंफ्यूज कि अभी तो बोला था कि पेंशन ट्रांसफर इनकम में होता है सब, मतलब हमने प्रीवियस वीडियोस में बोला ना कि पेंशन स्कॉलरशिप जो होते हैं वो तो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होते हैं, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। देन व्हाई आर यू इंक्लूडिंग दैट पेंशन ऑन रिटायरमेंट in compensation of employees? So that is, this is not the old age pension, this is the part of the service contract जो firms के अंदर होता है for their employees, ठीक है, जो उनको दिए जाते हैं, उनका रिटायरमेंट पे दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए देते हैं, ऑन देयर रिटायरमेंट उनको दिया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, द पार्ट ऑफ लेबर वाला कैटेगरी इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें पेमेंट मिलता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक साथ क्यों बोल रही हूँ सबको, देयर इज अ रीजन एक साथ बोलने का। क्या रीजन है, ये सब के सब जो चारों चीजें ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इस सब के सब हमारे शामिल होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है हमारे पास में, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम, I'm telling you the meaning of operating surplus, income from property and entrepreneurship, that is the meaning of operating surplus। अब income from property, अगर तुम्हें ध्यान से नजर आ रहा हो, rent, royalty and interest, these three are the income from property। भाई rent, royalty, interest तीनों के तीनों मिलते हैं ना हमें उस चीज के लिए। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है हमारे पास में, ठीक है। सो दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप में से मिलने वाली चीज। तो सारी की सारी चीजें मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनमें से आई गेस एक चीज का मतलब है जो प्रोबेबली थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, रेंट हमें पता है जमीन के ऊपर रेंट मिलता है, इंटरेस्ट हमें पता है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट हमें पता है बिजनेस हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है सिर्फ रॉयल्टी। अगर मैं इसका ब्रीफ में आपको मतलब समझाना चाहूँ तो रॉयल्टी हमारे पास में होता है, एक सिंपल सी बात है, वन पार्टी इज पेइंग टू अनदर पार्टी फॉर यूजिंग देयर असेट और रिसोर्सेज। इस चीज को यूज करने के लिए वो उसको पे कर रहे हैं। इट यूजुअली डज इंक्लूड, आपका असेट आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हाउसेज और जमीन नहीं आती है, इसके अंदर रॉयल्टी के अंदर घर जमीन नहीं आता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे आ जाता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं, यू कैन, इट डज गेट इंक्लूडेड इन रॉयल्टी, जिनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR इसके अंदर आता है, ठीक है। माइनिंग हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, या फिर किसी का क्रिएटिव वर्क, बुक वगैरह हुआ, वो भी इसके अंदर आता है, रॉयल्टी के अंदर ही आता है आपका। एक एग्जांपल और देते रॉयल्टी का आपको, फॉर एग्जांपल ऑथर इज गेटिंग 5 or 10% रॉयल्टी ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ हिज बुक, यानी कि जो भी उसकी बुक का सेलिंग प्राइस है, ही इज गेटिंग 10%, 5%, 20% रॉयल्टी ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। एंड द लास्ट वन वी हैव, नॉट द लास्ट वन एक्चुअली, एक चीज रह गई बीच में, वो चीज मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉफिट,
लेट्स एक्सप्लेन द प्रॉफिट। जैसे हम लोगों ने कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के सब पार्ट्स किए थे, उसी तरीके से वी हैव प्रॉफिट के भी कुछ कुछ सब पार्ट्स। वो कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन वी हैव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। ये क्यों होता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी कि इनके तो नहीं है, इसकी क्या जरूरत है, फिर इनका क्या करेंगे। अगर हमारे पास जब प्रॉफिट और यही गिवन है तो इनका क्या यूज है वो भी अभी बात करते हैं, डिविडेंड। नेक्स्ट वन वी हैव कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास क्या होता है? ठीक है, ये होता है हमारे पास में जो बिजनेस उसके प्रॉफिट में से, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट में से जो अमाउंट को पे किया जाता है, दैट इज अ कॉर्पोरेट टैक्स। एंड द लास्ट वन वी हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि द प्रॉफिट जो फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे जो डिविडेंड होता है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। रिटेन अर्निंग यानी कि अपने पास प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है, एक शेयर जो है वो बचा के रखते हैं अपनी जरूरतों के लिए। सब कुछ ही बांट दोगे तो जरूरत पड़ गई तो कहाँ से यूज करोगे, उसके लिए रिटेन अर्निंग रखी जाती है। रिटेन अर्निंग पैसा संभाल के रखा हुआ है अपने पास आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये हमारे पास होता है, प्रॉफिट के सब पार्ट्स हमारे पास होते हैं। एंड द लास्ट वन वी हैव मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम में क्या आता है? यूजुअली आपके पास है, मिक्स्ड इनकम में आता है फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। भाई इसमें तो हमने कहीं पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं लिया है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कहीं पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, जैसे कि अगर एक और बात, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अब बोलोगे कैपिटल भी तो पॉसिबल है, भाई ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके अंदर, अब इसके अंदर एक और चीज देखो, जो रेहड़ियां लगाते हैं, हॉकर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं, इनकी इनकम को आपने इसमें कहाँ पे लेके चले हो आप? कहीं पे भी नहीं है। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का ले लिया हमने, ये जमीनों का ले लिया, ये हमने ऑनर का ले लिया। व्हाट अबाउट दोज पर्सन जो गलियों में रेहड़ियां ले लेके घूमते, क्या वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्या? दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम वो भी बोल देते हैं दैट इट इज द फैक्टर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो उनके फैक्टर इनकम कौन से आ जाते हैं? अगेन उनके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। भाई फैक्टर इनकम तो उनके द्वारा भी जनरेट होगा ना, पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनके द्वारा भी होगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी को अलग से कैलकुलेट करके इनके साथ मर्ज करना बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। इसलिए इस चीज को इनकम मेथड के साथ ही इंक्लूड करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो मिक्स्ड इनकम के नाम से ही क्वेश्चंस में आता है। अब द पॉइंट इज कि इन दोनों के सब हेड क्यों हैं हमारे पास में? भाई देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली प्रॉफिट या कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर हेड गिवन है कि दिस इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दिस इज द प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दीज टर्म्स एट ऑल। यानी कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है और उसके साथ साथ ये टर्म्स भी गिवन है, तो इनको ऐसे मतलब इग्नोर कर देना जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। प्रॉफिट गिवन है तो सीधा सीधा प्रॉफिट उठाओ, इग्नोर दीज अदर टर्म्स। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन नहीं है, देन यू हैव टू ऐड दीज थ्री टर्म्स टुगेदर टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन द क्वेश्चन। ओके, यानी कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे? टेक द वैल्यू ऑफ दीज थ्री टर्म्स। अब बोलोगे तीनों का होना मैंडेटरी है, पॉसिबली क्वेश्चन में जो जो टर्म्स अवेलेबल है हम सिर्फ उन्हीं का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड मिक्स्ड इनकम, तो ठीक है ना। प्रॉफिट गिवन नहीं है, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स तो गिवन है ना, इन दोनों को ऐड कर दो उसके साथ में। ठीक है, ये तीनों गिवन है तो तीनों को ऐड कर दो, एंड सेम गोज विद द कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। Okay, so what formula do we have to get the value of NDPFC? So finally, अगर मैं आपसे कहूँ कि NDPFC इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो NDPFC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा हमारे पास में। In the absence of compensation of employees, we will have to include the value of these terms जो हमारे पास क्वेश्चन में होगी। Next what we have, operating surplus। operating surplus का मतलब क्या है हमारे पास? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसकी जगह क्या लेंगे? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सबको ऐड करेंगे। एंड द लास्ट वी हैव मिक्स्ड इनकम।
ठीक है, लास्टली हम किसको लेके चलेंगे, मिक्स्ड इनकम। जब हम इन सारे टर्म्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ NDPFC। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to get the final value of national income NNPFC। NNPFC की वैल्यू NDPFC से कैसे आएगी भाई, NDPFC हमारे पास आ जाएगा ना इसको सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने किया था ना सॉल्व ऑलरेडी, इफ यू रिमेंबर ओनली। तो देखो कोई चेंज नहीं है, नेट टू नेट डोमेस्टिक से नेशनल पे हम जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस NFI। बाकी ये दोनों सिमिलर है हमारे पास, यानी कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, देन वी विल हैव द फाइनल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आई गेस दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड आउट ऑफ 3, दो बाकी दोनों भी टफ नहीं है, लेकिन आई फाइंड दिस मेथड वेरी 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 इजी। ठीक है, बट बिलीव करना, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, क्योंकि व्हाट इफ, देखो अभी हमने देखा ना NDP का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया। what if I ask you to get the value of interest only? What if I ask you to get the value of undistributed profit only? है ना? So there are multiple adjustments to solve a single question. At last we have an income method is precautions related to income method। Precaution दो हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इसके अंदर से, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास में है ट्रांसफर अर्निंग, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर, कि वी do not include transfer income, transfer earning in the calculation of national income। कि national income के वक्त हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, we do not include transfer earnings in the calculation of national income। हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। ट्रांसफर अर्निंग्स, ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, जिसके लिए हम कोई भी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहे हैं टू एनीवन। नेक्स्ट वी हैव इलीगल एक्टिविटीज। भाई तो वेरी 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 मच क्लियर है, इलीगल एक्टिविटीज तो वैसे ही हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो नेशनल इनकम में तो कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई इफ आई एम अर्निंग माई सैलरी, तो मैं अपनी सैलरी में से इनकम टैक्स पे कर रही हूँ ना, सो दैट्स व्हाई इट डजंट गेट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अर्लियर ना। इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए पॉइंट ये है दैट ऑल द टैक्सेस कलेक्टिंग बाय द गवर्नमेंट इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट, या फिर इट इज़ अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट हमारे पास, हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है, ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स हुए, शेयर्स हुए, तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज, जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपने चार्जेस होते हैं। तो क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? जी यस, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, बिकॉज इट इज द रिवॉर्ड फॉर देम ना, for their factor services, so they are given factor services and they are getting reward against it, so that's why it does get included in the calculation of national income। इसी तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, और कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी इस तरीके से पूछ लेते हैं। आपको कोई एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली सोच समझ के अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है और अपने उस नंबर को लूट के आ जाना है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी टॉपिक में आपको इशू होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक इन माय फ्यूचर वीडियोस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।